हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें आज शामिल है सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो यार, माइक्रोस्कोप का नाम आप लोगों ने कई बार फिजिक्स में बायोलॉजी में सुना होगा, ठीक है। लेकिन यार माइक्रोस्कोप को भी हमें पढ़ना है, इसका भी पूरा एक टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भाई साहब माइक्रोस्कोप आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। अब देखो यार, सबसे पहले माइक्रोस्कोप को समझ लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके उनकी मैग्नीफाइड इमेज बनाए वो माइक्रोस्कोप होता है। अब देखो, विदाउट माइक्रोस्कोप इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बिना माइक्रोस्कोप के जो छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें देखना मुश्किल है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इस बात को समझते होंगे, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बट सिंपल माइक्रोस्कोप से हम उन्हें नहीं देख सकते, उन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और भी बहुत एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं। क्वांटम फिजिक्स में भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देखने के लिए तो कोई माइक्रोस्कोप काम नहीं आता। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो में आपको हर चीज़ बताएंगे। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ मिला 2024 में, वो उन्हीं फिजिसिस्ट को मिला जिन्होंने एक ऐसा क्वांटम कैमरा तैयार किया है जिससे कि एटो सेकेंड्स यानी 10⁻⁻18 सेकेंड्स पे होने वाली क्वांटम एक्टिविटीज़ को हम दर्ज कर पाएँ, देख पाएँ और उन्हें समझ पाएँ। तो भाई, लेकिन माइक्रोस्कोप भी हमारी बहुत मदद करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के भी अपने कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होता है बायोलॉजी में, फिजिक्स में और भी कई जगह। और भी बहुत एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स हैं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं माइक्रोस्कोप के बारे में वो हमें 12th क्लास में पढ़ने को मिलती हैं। तो देखो यार, बात कर लेते हैं। अब देखो, ध्यान से समझो आगे मैंने क्या लिखा है। बिकॉज देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। अब देखो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम अपनी नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे ह्यूमन आई की एकोमोडेशन पावर होती है। हम किसी भी चीज़ को, ये नहीं है कि हम कोई छोटी चीज़ है तो हम उसे बहुत पास में ला करके देख पाएँ। हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास ला करके, और वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। और उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर बहुत छोटी है तो आपकी क्या रहती है मेंटेलिटी कि हम उसे पास में ला करके देख लें। भाई, अगर तुम 25 सेंटीमीटर के पास उस चीज़ को ले गए अपनी आंखों के, तो तुम उस चीज़ को नहीं देख पाओगे। जिस तरह से ऑब्जेक्ट का पास आना एक मेरिट होता है चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बहुत पास ले आए। अगर आप 24 सेंटीमीटर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, अपनी आँखों को 24 सेंटीमीटर के पास में लाके किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, भाई तो वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक दूरी है कि इतना पास ला सकते हो। अभी के अभी वीडियो देखते देखते ये प्रैक्टिकल करो। कोई भी चीज़ लो, अपना हाथ ही ले लो, ठीक है? और उसको एकदम आंखों के सामने ले आओ। क्या तुम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तुम्हें अजीब सा लगने लगेगा, स्ट्रेन होने लगेगा तुम्हारी आई को, देख ही नहीं पाओगे। और थोड़ा दूर ले जाओ, अच्छे से दिखेगा। तो यही होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये तुमने आई थिंक 10th में भी पढ़ी होगी, ठीक है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा, ठीक है? तो मतलब कहने का क्या है कि किसी चीज़ को कितना पास लाओगे उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक सीमा है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, जो तुम्हें नई चीज़ पढ़नी है वो है विजुअल एंगल। अब देखो यार, विजुअल एंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। अब ये अल्फ़ा क्या होता है? जो एंगल सबटेंड करता है ऑब्जेक्ट आई पर उसे विजुअल एंगल कहते हैं और उसे हम अल्फ़ा डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। और जो एंगल फाइनल इमेज सबटेंड करती है आई पर उसे भी विजुअल एंगल कहते हैं, लेकिन उसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। दोनों ही विजुअल एंगल अलग अलग हैं, ध्यान से समझना। अल्फा है जो ऑब्जेक्ट आई पर सबटेंड करता है, बीटा है जो फाइनल इमेज आई पर सबटेंड करती है। अब बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप की। तो देखो यार, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, बस इन्हीं दो का रेशियो है। एन एंगल सबटेंडेड बाई एन इमेज एट एन आई टू द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई एन ऑब्जेक्ट एट एन आई। बस यही जो है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप होता है, बीटा अपॉन अल्फा। बस यही फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। आगे हम इसी फॉर्मूले के साथ में मैनिपुलेशंस करेंगे, बस उस चीज़ को आपको समझ के रखना है। कोई दिक्कत मुझे यहाँ तक नहीं लगती भाई, बहुत सिंपल चीज़ बताई है, बच्चे बच्चे को समझ आ गई होगी, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है,
ध्यान से सुनना। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द माइक्रोस्कोप एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर। यानी कहने का देखो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, जैसा अभी मैंने पीछे बताया आपको, कोई भी चीज़ अगर है तो आप उसे कितना पास ला सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे कितना पास ला के देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर। अगर इससे भी पास आप ले आए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो नहीं देख पाओगे मेरे भाई, नहीं देख पाओगे। तो यही चीज़ मैंने बता रखी है कि जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप तुम्हें दे सकता है, वो 25 सेंटीमीटर पर इमेज बना के दे सकता है। यानी अगर सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज 25 सेंटीमीटर पर फॉर्म कर रहा है तो तुम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चीज़ों का होता हुआ देख सकते हो, ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता हुआ देख सकते हो। लेकिन अगर उसने 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म कर दी, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर दी, मान लो 22 पे कर दी, 20 पे कर दी, तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से काफ़ी कम हो गई। तो अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, तो जो इमेज फॉर्म करे, जो मैग्नीफाई इमेज फॉर्म करे सिंपल माइक्रोस्कोप, वो कहाँ करे, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे करे, तो तुम्हें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। लेकिन इतने डिस्टेंस पर भी तुम्हारी आई को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक फॉर्मूला आता है कि 25 सेंटीमीटर पर मैग्नीफाइड इमेज को देखने पर तुम्हारी आई में स्ट्रेन पैदा होगा। अभी आगे चर्चा करेंगे तब डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब देखो, इतनी बात पढ़ के रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। अब देखो यार, सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, केवल एक। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें होती हैं, जब उसका वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, अभी उस पर नहीं जाते हैं, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप पे फोकस करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है बट एक बस कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ए बी जो है छोटा सा ही है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ कि आप जैसा जानते हो, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, 10th में सारे रे डायग्राम्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए तो भाई वहाँ पे सीख के आओ, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, 12th का पार्ट है ये तो 12th में भी आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी। तो अगर जिन्होंने पढ़ी है उन्हें इस रे डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये रूल होता है कि किस तरह से जो रे ऑफ लाइट है वो कॉन्वेक्स लेंस से पास करती है। इस तरह से आपकी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से पास करके गई, ये दो रेज हैं, ये डाइवर्जिंग रेज हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी, ये केस होता है। ठीक है, नेवर मीट। तो ये पीछे जाकर के क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं और ये इमेज फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब देख रहे हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, और ये जो ए डैश बी डैश बनी है इमेज बनी, और हाइट ऑफ इमेज देख लो कितनी है। तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफाइड इमेज है वो बना दी। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पे बनाई, तो ये डी क्या है, 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और अगर 25 सेंटीमीटर पर सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई इमेज बनाएगा तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ये हमने इसका रे डायग्राम भी देख लिया, इसे अपने मन मस्तिष्क में बसा लें, क्योंकि पेपर में अगर प्लॉट करने को आया, ड्रॉ करने को आया, तो आप यही ड्रॉ करके आए। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब देखो क्या है इसमें, दोबारा से मैंने एक नया रे डायग्राम बनाया, सब कुछ चीज़ें वही हैं। जो मैंने इसमें नई चीज़ लिखी वो एक लिखी है यू ई, और एक ये है बीटा। यू ई कुछ नहीं है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस से। ठीक है, और ये बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट एन आई। ठीक है, जो मैंने अभी आगे सबसे पहली वाली स्लाइड पे बताई थी, वही चीज़ें मैंने यहाँ भी लिखी है, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। दूसरी चीज़ आप जानते हो, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल है, वो भी मैंने लिख रखा है। आप लोगों ने कई सारे सीरियल वगैरह देखे होंगे, डिटेक्टर वगैरह वाले, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेके वो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप का ही एक एग्जाम्पल है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट स्लाइड पे ही फॉर्मूला देखा था मैग्निफिकेशन का, बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप जब मिरर पढ़ते हो, लेंस पढ़ते हो, तो मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है, फिर hi/ho होता है। लेंस में
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वी अपॉन यू होता है, HI अपॉन HO होता है। इसी तरह इसमें भी मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूलाज हैं। जैसी ज़रूरत जब पड़े तब वैसा फॉर्मूला लगा करके वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या था, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बीटा अपॉन अल्फा। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो इसमें आपको बीटा नज़र आएगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में टेन बीटा लगाऊं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो टेन बीटा इज इक्वल्स टू HO अपॉन UE, जो मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेन बीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो HO अपॉन UE लगाया तो टेन बीटा मुझे क्या मिलेगा, HO अपॉन UE, ये मुझे टेन बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से सोचो कि भाई माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जब मैं शुरुआत में डेफिनेशन बता रहा था तो कई लोगों ने सोचा होगा अरे इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसे क्यों बता रहे हैं, ये तो स्किप कर देनी चाहिए। ध्यान से सुनो, सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग वही चीज़ें तो मैग्नीफाई करते हैं जो बहुत छोटी होती हैं। सोचो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाई करते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। तो भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटी होगी। ध्यान से देखो, ये जो टेन बीटा का फॉर्मूला है HO अपन UE, इसमें जो HO है वो बहुत छोटा होगा क्योंकि हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं। अगर हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं, जो दिख रहे हैं नेकेड आई से, उन्हें मैग्नीफाई करने की क्या ज़रूरत है, हम उन्हीं को तो करते हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हीं को तो मैग्नीफाई करते हैं। तो जो HO है वो बहुत छोटा है क्योंकि वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो HO नेग्लिजिबल माना जाता है। दूसरी चीज HO अपॉन UE है, यानी एक तो HO छोटा है, ऊपर से UE यानी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से, वो उसे और काटेगा, उसे और डिवाइड करेगा तो वो और छोटा हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर और छोटा आएगा। मतलब कहने का ये है कि टेन बीटा बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा। और जब टेन बीटा बहुत छोटा आता है, जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी आती है, तो टेन बीटा जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है बीटा के। आपने पढ़ा होगा टेन थीटा जब बहुत छोटा होता है तो वो थीटा के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी तरह टेन बीटा जब बहुत छोटा होगा तो वो बीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसको मैंने ब्रैकेट में भी लिख रखा है कि सिंस वी मेजर ओनली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम माइक्रोस्कोप सो HO इज मच स्मॉल हैंस इट इज नेग्लेक्टेड, इसलिए ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ऊपर से HO को डिवाइड भी हो रहा है वो तो म्यू से UE से, ठीक है, तो और छोटा फाइनल आंसर आएगा, यानी टेन बीटा बहुत छोटी वैल्यू आएगी, जो टेन बीटा बीटा को टेंड करेगी। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई बीटा की। तो बीटा जो है वो हमें मिल गया। टेन बीटा बीटा को टेंड करेगी, यानी जो वैल्यू टेन बीटा की है वही वैल्यू बीटा की होगी, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो गई, HO अपॉन UE। ठीक है, अच्छा, अब बात आई अल्फा की। अब देखो अल्फा क्या था, जो एंगल ऑब्जेक्ट सबटेंड करे आई पर, तो ये हमने बना रखा है अल्फा, ये हो गया HO और ये हो गया D। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो क्या है, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन अल्फा लगाओ, HO अपॉन D लगाओ। तो यहाँ पर जब HO अपॉन D लगाओगे, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि भाई HO बहुत छोटा है तो टेन अल्फा अल्फा को टेंड करेगा, तो यहाँ पे भी जो भी वैल्यू टेन अल्फा की होगी वही वैल्यू अल्फा की हो जाएगी, दैट इज HO अपॉन D। अब तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई HO अपॉन D, बीटा की वैल्यू आ गई HO अपॉन UE, तो भैया मेरे फिर वेट किस चीज़ का कर रहे हो, इसे बीटा अपॉन अल्फा में रखो उठा करके। जब आप इसे बीटा अपॉन अल्फा में रखोगे, बीटा और अल्फा की रेस्पेक्टिव वैल्यूज, तो m का आपको एक न्यू फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज D अपॉन UE। UE कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे लगता हो कि आपको समझ में ना आई हो। बहुत सिंपल सी चीज़ बताई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब देखो होता क्या है, एक चीज़ और समझना ध्यान से इसी में, कि अल्फ़ा और बीटा क्या है। जो अल्फ़ा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर वो है, और बीटा जो है वो एंगल है जो इमेज, जो फाइनल इमेज सबटेंड कर रही है आई पर वो है। लेकिन ये दोनों ही एंगल जब माने जाते हैं जब फाइनल इमेज आपकी D डिस्टेंस दूर पर बन रही हो, और जो ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज अल्फ़ा, ये भी तब माना जाता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस D पर हो। कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा और बीटा ये दोनों एंगल हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बीटा जो है वो फाइनल इमेज सबटेंड, जितनी फाइनल इमेज एंगल सबटेंड करती है आई पर वो है, और जो अल्फ़ा है वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है आई पर वो है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये दोनों ही एंगल जब माने जाते हैं, यानी कि इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, जब आपकी फाइनल इमेज D डिस्टेंस दूरी पे बन रही हो, तब वो जो एंगल सबटेंड करेगी आई पर दैट इज बीटा।
इसी तरह जब ऑब्जेक्ट आपका लेंस से डी डिस्टेंस की दूरी पे हो तब जो वो एंगल सबटेंड करेगा आई पे, दैट इज अल्फा। तो मेन चीज डिस्टेंस डी है इसमें, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, नया फॉर्मूला बन गया डी अपॉन यूई। अब देखो बात कर लेते हैं इसमें केस 1 की। अब इसमें देखो कुछ केसेस होते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। अब देखो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब जरा तुम फॉर्मूला ध्यान से देख के खुद समझो कि भैया m की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब बीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉर्मूला देख के समझो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीटा होगा अल्फा उसे काटेगा, लेकिन आंसर तब भी बड़ा आएगा और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन यानी मैग्नीफिकेशन जो है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो एम की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कब हो सकती है, जब बीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए हमें केवल बीटा की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब इमेज डी डिस्टेंस की दूरी पे बन रही हो, जैसा मैंने बताया 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। क्योंकि इतने डिस्टेंस पर, ये ऐसा डिस्टेंस है कि इतना ही पास हम चीज़ों को ला सकते हैं और 25 सेंटीमीटर यानी डी डिस्टेंस पर हमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन होगा। लेकिन यार तुम ध्यान से सोचो, अगर तुम किसी चीज़ को मैक्सिमम उसकी मैग्नीफाइड इमेज आप देखोगे, मैक्सिमम मैग्नीफाइड इमेज देखोगे, 25 सेंटीमीटर पे लाके देखोगे, तो यार ऐसे समझो तुम्हारी आंखों को कितना स्ट्रेन होगा। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत सी मूवीज़ में तुमने देखा होगा, उसमें कभी थिएटर सीन्स दिखाए जाते हैं और तुम थिएटर गए होगे तो तुमने ये बात खुद भी ऑब्जर्व की होगी सिनेमा में कि जो आगे वाली सीट्स होती हैं उनकी टिकट्स बहुत चीप होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, और जो पीछे वाली सीट्स होती हैं उनकी टिकट एक्सपेंसिव होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे बैठने वाले लोगों पर पहली बात तो जो स्क्रीन है बहुत बड़ी होती है, उसके रेडिएशंस निकलते हैं, आपकी आई को स्ट्रेन करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहला रीज़न। जो कि मतलब एक हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स से जुड़ा हुआ रीज़न है कि भाई रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं रेडिएशन इन्वॉल्व है इस केस में। दूसरी जो कंडीशन है जो इससे रिलेटेड है कि भाई आप चीज़ों को बहुत पास से देख रहे हो, ठीक है, बहुत पास से, कितना स्ट्रेन कितना लोड उठाना पड़ रहा होगा आपकी आई को चीज़ों को देखने के लिए। इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स रोल वगैरह प्ले हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं आपके बिल्कुल आंखों के सामने, ठीक है। तो आपकी आंखों को कितना स्ट्रेन उठाना पड़ रहा होगा, और जो पीछे बैठे हैं आराम से उन्हें पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, कोई रेडिएशन वेडिएशन नहीं, आराम से बैठ के पीछे से बहुत अच्छे से पूरी फिल्म को, पूरे सिनेमा को देख रहे होंगे, ठीक है। उनकी आई को स्ट्रेन नहीं उठाना पड़ रहा होगा, रिलैक्स होकर के देख रहे होंगे, ठीक है। रिलैक्स्ड आई, ये भी है केस 2 रिलैक्स्ड आई ही है, मैं अपनी मर्जी से कोई वर्ड नहीं यूज़ कर रहा। केस 2 जो है वो रिलैक्स्ड आई का ही है, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ये बात सही है कि आपको 25 सेंटीमीटर पे मिलेगा, डी डिस्टेंस पे मिलेगा, लेकिन ये भी तो सोचो इतना पास ला करके आप चीज़ों को देखोगे तो आपकी आई को कितना स्ट्रेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम स्ट्रेन्ड आई केस भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलेगा, ये बात ठीक है। अब देखो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में भी आपके मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला बनता है, और वो देखो कैसे बनेगा। एम जो है वो डी अपॉन यू ही होता है, वो मैंने हैशटैग लगा के लिखा, जो अभी अभी हमने पिछले स्लाइड पे डिराइव करके आपको दिखाया। अब देखो u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ये बात आपको पता है, क्योंकि लेफ्ट साइड होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, इसका साइन नेगेटिव होता है। v जो है वो भी लेफ्ट साइड बनेगा, तो ये हो जाएगा -d। अब फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला जब आप यूज़ करोगे तो इसमें आप रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ डालो u और v की, तो आप देखोगे 1/u आपका कितना बन के आ जाएगा, d + f/fd। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करा के RHS LHS इधर उधर करना। भाई सिंपल मैथ्स है यार, अब ये भी मुझसे पूछोगे, गलत बात है, खुद से करना। और ध्यान से देखो, d अपॉन यू की जगह हम m लिख सकते हैं, फिर इस f को d + f के नीचे ले जाना, तो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल्स टू d + f/f, और फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू d अपॉन f + 1। ये मैग्नीफिकेशन कंडीशन होती है स्ट्रेन्ड आई में, और ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कंडीशन है। बट इस कंडीशन में आपकी आई को बहुत लोड उठाना पड़ेगा। एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं, क्यों नहीं कहा जाता टीवी पास से मत देखो, क्यों कहा जाता है, सॉरी, क्यों कहा जाता है टीवी पास से मत देखो, इसका रीज़न यही है। हर चीज़ का एक फैक्चुअल, एक साइंटिफिक रीज़न होता है। क्यों कहा जाता है पास से टीवी मत देखो, ये चीज़ तुम्हें मैथ्स ने बताई, फिजिक्स ने बताई,
कैसे बताई? ऐसे बताई। अब तुम इस बात को गलत नहीं ठहरा सकते। बात समझ में आई? तो हर चीज़ का एक फैक्चुअल रीज़न होता है, बट वो एक टाइम पर आने के बाद पता चलता है। छोटे पे माँ बाप कहते होंगे, अरे बेटा पास से टीवी मत देखो, थोड़ी दूरी से देखो। क्या रीज़न है? यही रीज़न है। पूरा मैथमेटिकल डिराइव करके रीज़न बताया। अब भी तुम ना समझो, फिर तुम्हारी मर्जी, ठीक है। खैर, सब लोग समझदार हैं, सब लोग जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, फैक्चुअल चीज़ों पर भरोसा करते हैं, किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते, फैक्चुअल चीज़ों को मानते हैं। फिजिक्स ने हमें पढ़ाया है, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 की। अब देखो क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये बात होती है रिलैक्स्ड आई की, कि आराम से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई चीज़ तुमसे दूर है, आराम से तुम उसे चीज़ों को देखोगे। ऐसा कब होगा? रिलैक्स्ड आई, आराम से अपनी आंखों से देखोगे, जब वी यानी इमेज इन्फिनिटी पे बने। और यू तो है ही यू ही, ठीक है, वो तो माइनस यू ही है ही। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में यू और वी की जगह उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज डाल देना, तो यहाँ से एम कितना निकल आएगा? डी अपॉन एफ। कुछ नहीं करी भाई, मैथ्स लगाई, इतनी मैथ्स तुम भी लगा सकते हो, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी आ गई? डी अपॉन एफ। ये रिलैक्स्ड आई का मैग्निफिकेशन है। और इस केस में जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है। बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ, 1 नंबर के एमसीक्यूज में ये सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और गलत करके बिल्कुल मत आना, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप में फील लेके पढ़ो, बस फील लेके, हर चीज़ का मैं फील दे रहा हूँ, ठीक है। देखो वी इन्फिनिटी का मतलब क्या है? अब जैसे कई लोग समझेंगे वी इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी पे चीज़ें हमें कैसे दिखेंगी, इन्फिनिटी तो बहुत दूर हो जाएगा। देखो वी इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ह्यूमन आई जो है वो पास से पास कितना डिस्टेंस तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। ये तो बात क्लियर है, इसको बता दिया गया। लेकिन बात यह है कि दूर से दूर देखने तक की सबकी अलग अलग अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। अब तुम कहोगे जिसकी नज़र कमज़ोर है, ऐसा नहीं है, तब भी कैपेसिटी होती ही होती है। तो दूर तक हम कितना देख सकते हैं, इस चीज़ को कोई मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू नहीं दी गई है। बात समझ रहे हो? इसलिए इसको इन्फिनिटी बोला गया, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो वी इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है बहुत दूर। अब बहुत दूर का मतलब क्या है? बहुत दूर का मतलब ये मत समझना अरे इन्फिनिटी तक का कैसे दिखेगा। इन्फिनिटी से मतलब ये है यार मेरे भाई, कि जो वैल्यूज़ हम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, कि जैसे हमने मान लो आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखा? 20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बन रही? 25 सेंटीमीटर। मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत करना कैलकुलेशन करने लगो अरे इतने पे बन रहा है। एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो हमारे जो डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं हमारे डिस्टेंसेस। बात समझ में आ रही है? अब मान लो हमें कहाँ तक का दिख रहा, किसी आदमी को 10 मीटर तक का भी दिख सकता है, 100 मीटर तक का भी दिख सकता है, ठीक है। तो अब 100 मीटर को तुम ये वैल्यूज़ में पुट करोगे, तो भैया 100 मीटर 1 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर के आगे लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट तौर पर हम बोलें तो इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि इन्फिनिटी तो बहुत दूर हो गया, हमें दिखेगा ही नहीं, इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, हम देख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी से मतलब कुछ हायर वैल्यू, कुछ ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, जो कि जो वैल्यूज़ हम जनरली यूज़ करते हैं उनके कंपैरिजन में बड़ी वैल्यूज़, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा, उससे तुम समझ जाओगे। जैसे कि ऐसे समझो, अगर तुम अपने साइज को और चींटी के साइज को कंपेयर करो, तो चींटी के कंपैरिजन में तुम्हारा साइज इन्फिनिटी है कि नहीं? भाई कहाँ चींटी कहाँ तुम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह तुम चींटी और इलेक्ट्रॉन के साइज को कंपेयर करो। सोचो, तो भैया चींटी इलेक्ट्रॉन के सामने इन्फिनिटी है कि नहीं? तो इसी तरह से मतलब कहने का क्या है कि जो वैल्यूज हम यूज़ करते हैं, यू की, वी की, वो हम सेंटीमीटर वगैरह में यूज़ करते हैं। और तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर तक का देख सकते हो, वो मीटर वगैरह में होता है। कभी कभी एरिया बिल्कुल खाली होता है तो बहुत दूर तक का देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इन्फिनिटी यूज़ किया। और उस टाइम पर तुम्हारी आई पे कोई लोड नहीं पड़ता, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता, रिलैक्स्ड आई से तुम उस चीज़ को देख सकते हो। आया फील? यही फील था, ठीक है। और इस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होता है? डी अपॉन एफ। बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या होती है, जो रेंज होती है मैग्नीफिकेशन की सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना हो सकता है? 1 + d अपॉन एफ। अभी डिराइव करके दिखाया, और इस केस में स्ट्रैंड आई होती है, वो मैंने लिख रखी है। यानी कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन 1 + d/f है। इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब मैग्नीफिकेशन इज लेस देन
और इक्वल टू 1+d/f। मैग्नीफिकेशन 1+d/f के बराबर हो सकता है, लेकिन तुम कहो 1+d/f के भी आगे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन जो है वो बड़ा होगा d/f से या d/f के बराबर होगा। ये कंडीशन रिलैक्स्ड आई की होती है। तो जो सिंपल रेंज बनती है, जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है सिंपल माइक्रोस्कोप का, वो क्या है कि मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d/f बट लेस देन और इक्वल टू 1+d/f। ये कंडीशन है, ये रेंज है। डायरेक्ट कभी कभी एमसीक्यूज में ऑप्शंस के तौर पे लिख देंगे, इधर उधर इक्वल टू के साइन वगैरह लगा देंगे कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान रखना, ये कंडीशन होती है। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं जो हमारी फाइनल स्लाइड है, और उसमें हम आपको एक बहुत अच्छा फील देंगे। क्योंकि देखो, चलो वो निकाल लेते हैं स्लाइड, फिर बताते हैं। देखो, हम आपको वीडियो के थ्रू चीज़ बता रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल तो करवा नहीं रहे जो कि हम आपको बता सकें कि सिंपल माइक्रोस्कोप चीज़ों को इतना मैग्नीफाई करेगा या इतना मैग्नीफाई करेगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, इस स्लाइड में जो फील मैंने दिया है, इससे आपको विदाउट प्रैक्टिकल सिंपल माइक्रोस्कोप का फील आएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप चीज़ों को कितना मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, पहले तो मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिखा है कि अ सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज एन इमेज अप टू 9 टाइम्स टू 10 टाइम्स। 9 टाइम्स से 10 टाइम्स चीज़ों को वो मैग्नीफाइज कर सकता है। अब देखो, फॉर फील मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? अ शार्प पेंसिल लिड हैज़ अ टिप ऑफ 1 mm इन साइज। अब देखो, आपने पेंसिल देखी है, ठीक है, सबने देखी है। उसके आगे जो लेड वाला पार्ट होता है जिससे आप लिखते हो, ठीक है, वो पूरा एक कॉनिकल टाइप का पार्ट होता है। ठीक है, उस पूरे पार्ट को भी नहीं देखना, उस कॉनिकल पार्ट के आगे जो टिप होती है छोटी सी, ठीक है, बहुत छोटी सी जो टिप होती है, उसको देखो। उसका साइज 1 mm होता है लगभग, अप्रोक्सीमेट। अब तुम नापने मत लग जाना वर्नियर कैलिपर वगैरह ले लेवा करके, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं मैं। 1 mm होती है। देखो, फील दे रहे हैं तो कुछ अप्रोक्सीमेशन चलेगा, लेकिन फील आएगा तुम्हें। ठीक है, तो उसका जो साइज होता है वो 1 mm होता है। अब मैंने क्या लिख रखा है? इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन इट्स मैग्नीफाइड इमेज यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। अब अगर तुम उसकी मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करना चाहते हो यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, देन इट्स इमेज इज मैग्नीफाइड टू 10 टाइम्स ऑफ 1 mm। तो जो उसकी इमेज होगी वो 10 टाइम्स तक मैग्नीफाइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? 10 टाइम्स तक, यानी 1 mm की 10 टाइम्स तक मैग्नीफाइड हो जाएगी। अब देखो कैसे तुम्हें इसका फील देते हैं। 1 mm का मतलब कितना होता है? 10⁻³ मीटर, सब जानते हैं। 10⁻³ मीटर को 10 टाइम्स करो, यानी इंटू 10 करो। 10⁻², 10⁻² का मतलब 0.01 मीटर। अब देखो, मीटर में तुम्हें इतना फील नहीं आएगा, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी तुम 1 mm का जब 10 गुना करोगे तो तुम्हें 1 सेंटीमीटर मिलेगा। ये बात तुमने समझ ली, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो। Hence it shows that if you see the tip of the lid with simple microscope, it becomes magnified to the size corresponding to the staple। अब देखो, ध्यान से सुनो। जब तुम सिंपल माइक्रोस्कोप से उस लिड की टिप को देखोगे जो कि बहुत छोटी है, तुम्हें वो अच्छे से दिख भी नहीं सकती, अगर देखने की कोशिश करोगे तो बहुत छोटी है। लेकिन अगर तुम उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो पता कितनी बड़ी हो जाएगी साइज में, जितना बड़ा वो स्टेपल होता है। अब स्टेपल तो सबने देखा होगा, स्टेपलर नहीं, वो स्टेपल जो होता है। स्टेपलर मत समझ लेना, तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 100 टाइम्स जूम हो जाएगा अगर स्टेपलर सोच रहे हो तो। स्टेपलर नहीं, जो उसके छोटे छोटे स्टेपल्स होते हैं, इतना मैग्नीफाई कर देगा सिंपल माइक्रोस्कोप उस लिड की टिप को, एक स्टेपल जितना। क्योंकि उस स्टेपल का साइज लगभग 1 सेंटीमीटर होता है, लगभग। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत अच्छा फील दिया अगर तुम चीज़ सोच रहे हो अपने दिमाग में कि भैया इतनी छोटी सी लिड, उसकी टिप इतनी छोटी, और उसको मैग्नीफाई करके वो कितना कर देगा साइज में, कितना बढ़ा देगा, मतलब तुम्हें वो कितनी बड़ी दिखने लगेगी। जितना बड़ा एक स्टेपल होता है उतनी बड़ी वो तुम्हें दिखने लगेगी। एक छोटी सी लिड तुम्हें इतनी बड़ी दिखने लगेगी, एक स्टेपल जितनी, स्टेपलर नहीं, स्टेपल जितनी। ठीक है, बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो यही चीज़ थी, ये फील था जो मतलब मैंने तुम्हें देने की कोशिश करी विदाउट एनी प्रैक्टिकल। तुम्हें इस चीज़ से फील आया होगा। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप तो बहुत बढ़िया है, बहुत चीज़ों को जूम कर देता है, तो भैया ऐसा नहीं है। अगर तुम सिंपल माइक्रोस्कोप से ये बेवकूफ़ी करो बैक्टीरिया वायरसेस देखने की, तो ये बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि उनके साइज माइक्रोन्स में होते हैं, नैनोमीटर्स में होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से छोटा वायरस होता है।
वायरसेस की साइज़ नैनोमीटर में होते हैं, बैक्टीरियाज़ के माइक्रोमीटर में, कुछ वायरसेस भी माइक्रोमीटर में होते हैं, बट ज़्यादातर वायरस जो हैं वो नैनोमीटर में ही होते हैं। बैक्टीरियाज़ थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते, वायरस के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, ठीक है? कंपैरेटिवली चीज़ों को सोचा करो। ये नहीं मैंने कह दिया वायरस बड़े होते हैं तो मैंने कह दिया बैक्टीरियाज़ बड़े होते हैं तो तुम सोचने लगो अरे बैक्टीरियाज़ बड़े होते हैं। वायरस के कंपैरिजन में बैक्टीरिया साइज़ में बड़े होते हैं, बट ना वायरस दिखेंगे ना बैक्टीरिया दिखेंगे, किससे? सिंपल माइक्रोस्कोप से। उनके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और उसमें भी आजकल तो अब बहुत टेक्नोलॉजी आ गई और भी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप बन गए हैं, ठीक है? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की पूरी कहानी थी। मैंने पूरी हर चीज़ बताई, फॉर्मूला बताया, फ़ील देने की पूरी कोशिश करी। बस फ़ील लेना तुम्हारा काम और फ़ील देना मेरा काम, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 प्यार अपना ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।